नमस्कार। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पनिशमेंट या जिसे दंड कहा जाता है। पनिशमेंट का जो इतिहास है वो काफी प्राचीन है। ऐसा नहीं है कि जो पनिशमेंट है या जो दंड के प्रावधान हैं वर्तमान में ही विधि में शामिल किए गए हैं। तो पहली चीज, जब हम सिविल लॉ की बात करते हैं तो सिविल लॉ में जनरली हम मांगते हैं रेमेडी या कंपनसेशन। क्रिमिनल लॉ में हम कंपनसेशन नहीं मांगते, हम मांगते हैं पनिशमेंट, जहां पे हम दंड की बात करते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है या लॉजिक जिसे कहा जाए वो ये है कि जो अपराध होता है वो पूरे समाज के विरुद्ध किया जाता है। जब पूरे समाज के विरुद्ध होने वाला कोई कार्य अपराध की श्रेणी में आता है तो उसके लिए हम कंपनसेशन की बात नहीं कर सकते। क्यों? उससे समाज में एक प्रकार का भय व्याप्त हो जाता है। इसलिए उन मामलों में जो अपराध हैं उनके लिए विधि में दंड की व्यवस्था की गई है। अब मनु के जो विचार हैं, ऐसा नहीं है कि वर्तमान में ही पनिशमेंट की बात की गई है। प्राचीन काल से यदि मनु स्मृति की बात की जाए तो मनु ने कहा है पनिशमेंट के बारे में, पनिशमेंट गवर्न्स ऑल मैनकाइंड, punishment alone preserves them, punishment awaits while their guard are asleep, the wise consider the punishment as the perfection of justice। मतलब दंड को न्याय का परफेक्शन माना जाता है, संपूर्णता मानी जाती है कि हमारा जो न्याय प्रक्रिया है वो कब संपूर्ण हो जाएगी, जब किसी अपराध के लिए दंड दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मनुस्मृति से लेकर वर्तमान समय तक दंड या पनिशमेंट किसी न किसी रूप में विधि का भाग बने हुए हैं। एचएलए हार्ट की अगर डेफिनेशन देखी जाए, देयर आर सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ पनिशमेंट एंड दोज आर, इट शुड इन्फ्लिक्ट सम अमाउंट ऑफ पेन, अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस टू द ऑफेंडर, it should relate to the offense that the offender has committed, it should be a response for breaking the social norms, and it should be administered by an authority under the legal framework। okay? तो बहुत सारी बातों में इस पनिशमेंट की परिभाषा को दिया है हार्ट के द्वारा। क्या कहा है? एक अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस है इसके प्रति ऑफेंडर को जो दिया गया है, ये ऑफेंस से रिलेटेड है, उस अपराध से जुड़ा हुआ है जो अपराधी ने किया है। ये सोशल नॉर्म्स को तोड़ने का रेस्पॉन्स है या प्रतिक्रिया है और लीगल फ्रेमवर्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अगर भारतीय दंड संहिता की बात की जाए, द सेंटेंसिंग पॉलिसी की अगर हम बात करें, द सेंटेंसिंग पॉलिसी इज मेजर्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, द ग्रेविटी ऑफ द वायलेशन, द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम एंड इट्स जनरल इफेक्ट अपॉन पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। यानी जो वायलेट किया गया है, जो अधिकार का हनन किया गया, मतलब जो आपने इस अपराध किया है उसकी गहराई, ग्रेविटी कितनी है, अपराध की गंभीरता कितनी है, मतलब किस प्रकार का अपराध है, और उससे लोक शांति किस सीमा तक भंग होती है। इन तीन आधारों पर हम सेंटेंस को बांट सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 2003 की, तो सबसे पहले अगर अ बॉडी विच वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, 2003 में एक बॉडी थी, एक पर्टिकुलर निकाय है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरह एक कमेटी नियुक्त की गई थी, मालिमत कमेटी। मालिमत कमेटी क्यों अपॉइंट की गई थी? द कमेटी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। ओके, द पर्पस ऑफ द कमेटी वाज टू गिव रिकमेंडेशन ऑन द सेंटेंसिंग गाइडलाइन for the Indian judiciary. Okay, the aforesaid committee had issued its report in which it stated that there is a need to introduce guideline on sentencing to minimize the uncertainty of awarding sentence. The committee observed that for many offences only the maximum punishment is prescribed. For some offence the minimum may be prescribed. Okay, and thereby there is a lack of uniformity. तो किसी अपराध में हमने, ज्यादातर अपराध ऐसे हैं जिसमें हमने केवल अधिकतम सीमा तय की गई है, लेकिन मिनिमम कितनी दी जाए या यूनिफॉर्मिटी किस मामले में कितनी दी जाए वो नहीं है। तो मालिमत कमेटी का सुझाव था, जो क्रिमिनल जस्टिस में रिफॉर्म के लिए नियुक्त किया गया था, इस कमेटी का गठन किया गया था, उनका सुझाव क्या था? एक यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए इस दंड के प्रावधान में।
The result in wide discretionary power to the judge to decide the sentencing duration, which leads to uncertainty. तो जनरली सेंटेंसिंग पॉलिसी में क्या कहा गया है कि जो मिनिमम पनिशमेंट है, मैक्सिमम आपने बता दिया, लेकिन मिनिमम पनिशमेंट देना किसके ऊपर डिपेंड करता है? जज की डिस्क्रिशनरी पावर पर है. ओके. इन 2008 जो माधव मेनन कमेटी, द कमेटी ऑन ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन क्रिमिनल जस्टिस, अगेन रीअफर्म द नीड फॉर स्टैट्यूटरी सेंटेंसिंग गाइडलाइन. उसमें फिर यही बात की गई थी, माधव मेनन कमेटी जो 2008 में नियुक्त की गई थी, जिसमें फिर कहा गया था कि हमको एक पर्टिकुलर एक फिक्स गाइडलाइन चाहिए जो दंड के बारे में वर्णन करती हो. As per the white paper introduced by the British Parliament, the aim of having a sentencing policy should be deterrence and protection of society from evils. जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक ये जो श्वेत पत्र है या ये श्वेत जो कागज है, ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या था? उसके ऊपर डेटरेंस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम इविल. इट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट. The lack of sentencing policy will not only affect the judicial system, but it will also substantially harm society. Okay, अब हम 53 की बात करते हैं. आईपीसी में जो ये परिभाषाएं हैं वो 53 से लेकर 75 तक दी गई हैं. ओके, तो दंड के जो प्रकार हैं वो जनरली अब 5 प्रकार का है. पहले टोटल 6 प्रकार का था, अब केवल 5 प्रकार का दंड है आपको जो 53 में मिलेगा. पहला हो गया डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. तीसरा हटा दिया गया है 1949 में. Imprisonment which is of two description, namely rigorous and simple, forfeiture of property और fine. तो इस प्रकार से डेथ पेनल्टी, एलआई, फिर है इम्प्रिजनमेंट 2 प्रकार का, प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर देना, फाइन. तो एक सबसे इसमें जो याद रखने वाली बात है कि जो फाइन है इट इज अ पनिशमेंट. व्हाट इज फाइन? फाइन एक जुर्माना है और जुर्माना एक दंड है. इसे ये कंपनसेशन से अलग है. कंपनसेशन हमेशा दिया जाता है सिविल मैटर्स में अग्रीव्ड पार्टी को. ठीक है, सपोज देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आई फाइल्ड सूट अगेंस्ट द अदर पार्टी, तो आई कैन आस्क फॉर अ पर्टिकुलर कंपनसेशन कि भाई मुझे इतना नुकसान हुआ है, मुझे इतनी नुकसानी, मुझे इतने डैमेजेस दिलवाया जाए. लेकिन फाइन क्या होता है? फाइन आपको कोर्ट में जनरली सबमिट होता है. कुछ गाइडलाइन आई है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, इट इज अ डिफरेंट थिंग, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके. लेकिन फाइन में क्या होता है, जनरली जब भी हम फाइन की बात करते हैं तो फाइन इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट. तो इस प्रकार से धारा 53 सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी इट इज टॉकिंग अबाउट 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट. पहले 6 प्रकार की थी, अब केवल 5 प्रकार की पनिशमेंट्स रह चुकी हैं. इसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आ जाते हैं, इसके बाद आप देखेंगे कुछ प्रोविजंस हैं इंपॉर्टेंट. तो लेकिन फिर प्रॉपर्ली अगर हम फाइन की बात करें, उस पर काफी डिस्कशन किया गया है, क्लैरिटी दी गई है फाइन के बारे में. तो वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड, अमाउंट ऑफ फाइन कितना होगा? जहां पे कोई पर्टिकुलर किसी केस में फाइन के बारे में नहीं लिखा हुआ, किसी ऑफेंस के साथ जो दंड का प्रावधान है उसमें फाइन अगर मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, द ऑफेंडर इज लायबल टू पे अमाउंट ऑफ फाइन विच मे बी अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव. असीमित हो सकता है, अत्यंत नहीं होगा, अत्यधिक नहीं होगा. ठीक है ना, कितना भी हो सकता है मतलब, लेकिन एक्सेसिव नहीं होगा. ऐसा ना हो इट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द ऑफेंडर, मतलब जैसे फाइन भरना है उसकी लिमिट से बाहर, इतना नहीं होगा, अत्यधिक नहीं होगा. असीमित हो सकता है लेकिन अत्यधिक नहीं होगा. ये लाइन आपको 63 की याद रखनी है. ओके, तो वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन में बी एक्सटेंड, द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव. सेक्शन 65. ओके, लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल. जहां इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों दिए जा सकते हैं और वहां पर बंदे ने फाइन नहीं दिया है, तो पनिशमेंट कितना होगा? जहां पर क्या कहा गया कि जहां पे इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है और फाइन भी दिया जा सकता है. द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी imprisoned in default of payment of a fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment, which is the maximum fixed for the offense. Okay, तो कितना होगा? Shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment, which is the maximum fixed for the offense. If the offense is punishable with imprisonment as well as fine. जहाँ पे कोई अपराध है, अपराध किया गया है कि सपोज उसमें क्या दिया जा सकता है, आपको इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, फाइन भी दिया जा सकता है. ठीक है ना, और वहां पे उसको सिर्फ फाइन दिया गया है, तो फाइन दिए जाने पर उसको अधिकतम पनिशमेंट कितनी होगी? जो मैक्सिमम पनिशमेंट उस सेक्शन में दी गई है उसका 1/4. तो 65 में याद रखने वाली बात क्या है? 1/4, जहां पर इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन दोनों अवॉर्डेबल हैं. 67 की बात करते हैं.
इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, जहां पर कोई अपराध ऐसा है जिसके लिए सिर्फ फाइन इंपोज किया गया है. इफ द ऑफेंस बी punishable with fine only, the imprisonment which the court imposes in default of payment of the fine shall be simple. एक तो सिंपल होगा उसमें, and the term for which the court direct the offender be imprisoned in default of payment of fine shall not exceed द फॉलोइंग स्केल. देखिए अब वो क्या होगा, वो जो टाइम लिमिट का जो भी फॉलोइंग स्केल क्या होगा, दैट इज टू से फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 months व्हेन द अमाउंट इज फाइन ऑफ शैल नॉट बी एक्सीडिंग 50 रुपए के लिए 2 महीने, ठीक है ना, 100 रुपए के लिए 4 महीने, और अगर 100 रुपए से ज्यादा है, ठीक है ना, अगर अमाउंट ऑफ फाइन जो 100 रुपए से ज्यादा है तो 6 महीने. तो मतलब मैक्सिमम जहां पे सिर्फ फाइन से पनिशेबल है, ऑफेंस क्या है, सिर्फ फाइन से पनिशेबल है. तो 50 रुपए तक का अगर फाइन है और पे नहीं किया है तो अब इम्प्रिजनमेंट है 2 महीने का. अगर 100 रुपए तक का फाइन है, नहीं पे किया गया है, तो इम्प्रिजनमेंट है 4 महीने का. और 100 रुपए से ज्यादा है तो मैक्सिमम 100 रुपए है, 2000 है, 5000 है, 5 लाख है, 10 लाख है, जितना भी है, लेकिन मैक्सिमम पनिशमेंट कितना होगा, 6 महीने. तो अगर फाइन से ही अपराध पनिशेबल है और वो पनिशमेंट और फाइन पे नहीं किया जाता है, तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती है वो है 6 महीने की 67 में. 68 imprisonment to terminate on payment of fine. The imprisonment which is imposed in default of payment of a fine shall terminate whenever the fine is either paid or levied by a process of law. जब फाइन ले लिया जाएगा तो वो imprisonment terminate कर दिया जाएगा. 68 is a simple provision. Now 69 termination of imprisonment on payment of proportional part of fine. Suppose यहाँ पे हमने कहा कि 50 रुपए नहीं दिए तो 2 महीने का फाइन दिया जा सकता है. हालांकि काफी हास्यास्पद बात है, कोई भी बंदा 50 रुपए तो दे ही सकता है, ठीक है ना, फाइन के लिए. लेकिन सपोज 50 रुपए का फाइन था बंदे को और उसने पे नहीं किया और 2 महीने की उससे सजा होती है, और उसने अगर सपोज 25 रुपए पे कर दिए तो क्या होगा, 1 महीने बाद उसे छोड़ दिया जाएगा. सिंपल सी बात है. तो ये प्रपोर्शन की बात कर रहा है 69. तो 69 इज टॉकिंग अबाउट प्रपोर्शन. 70 फाइन लेविएबल within 6 years or during imprisonment, death, not to discharge property from liability. देखो, या तो किसी व्यक्ति को अगर देखिए 6 साल से कम की सजा है तो 6 साल में आप अपना जो फाइन है वो आप उसे वसूल कर लेंगे, ठीक है ना, उसे वसूला जा सकता है. और जहाँ पे 6 साल से ज्यादा की सजा है, सपोज किसी को 10 साल के 12 साल के लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है, तो वो जो फाइन है उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के दौरान कभी भी वसूला जा सकता है, ठीक है. तो जहां पे 6 साल से ज्यादा की सजा है तो जो भी ज्यादा टाइम पीरियड होगा उसमें फाइन लेवेबल होता है, फाइन को लिया जा सकता है. दूसरी बात, डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटी. किसी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है, ठीक है ना, अगर सपोज देयर वाज अ पर्सन ए जिसके ऊपर 2000 रुपए का जुर्माना था और उसने पे नहीं किया तो और उसकी ए की डेथ हो गई, तो ऐसा नहीं है कि उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई, डिस्चार्ज हो गया. नो, डेथ से बंदा डिस्चार्ज नहीं होता है. अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो दैट प्रॉपर्टी इज लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ दैट फाइन. तो जो भी फाइन का जो अमाउंट है वो उसकी प्रॉपर्टी से वसूला जा सकता है. लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप of several offenses where anything which is limit of punishment of offense made up for several offenses. अगर कोई offenses किए गए हैं, ठीक है ना, एक एक करके बहुत सारे offenses किए गए हैं, तो उसके लिए punishment कैसे किया जाएगा, कैसे दिया जाएगा. कि where anything which is an offense which is made up of parts, anything for part is itself an offense, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such of his offenses unless it be so expressly provided, where anything is an offense falling with the 2 or more separate definition of any law, force for the time being by which offense are defined or punished, or where several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense, constitute when combined a different offense. The offender shall not be punished with a more severe punishment than the court will try him could award for any one of such offense. अब सिंपल सी बात है, ए बी को एक लाठी से मारता है, ठीक है. एक लाठी से मारने के लिए सपोज कोई पर्टिकुलर पनिशमेंट दी जाती है. अब उस लाठी से वो 10 वार करता है, तो ऐसा नहीं है कि हर वार के लिए, ठीक है, हर हमले के लिए, हर चोट के लिए उसे अलग अलग पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है. इसको कलेक्टिवली एक ऑफेंस माना जाएगा. तो 70 इज टॉकिंग अबाउट दी सेवरल ऑफेंसेस जो एक ही अपराध कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. ओके, तो सेक्शन 71 क्या बात कर रहा है कि जहां पर ए ने बी को कई बार लाठियों से वार किया है तो हर वार के लिए अलग ऑफेंस नहीं होगा. क्या बात होगी,
हर उसके लिए अलग ऑफेंस की बात नहीं करके वो ऑफेंस क्या माना जाएगा, कलेक्टिवली एक ऑफेंस के लिए उसे पनिश किया जाएगा। punishment of person guilty of several offenses, the judgment stating that it is doubtful of which, जहां पे ये डाउट है कि बंदे ने कौन सा अपराध किया है। 72 अगेन डाउटफुलनेस की बात कर रहा है कि इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज गिवन दैट अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ द सेवरल ऑफेंस, के बहुत सारे ऑफेंसेस ने उसने कोई किया है, कोई ऑफेंस तो किया है, लेकिन कौन सा किया है ये नहीं कहा जा सकता है। बट दैट इज डाउटफुल ऑफ विच ऑफ दीज ऑफेंसेस ही इज गिल्टी, द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड फॉर द offense for which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all। ठीक है ना, तो उसमें से लोएस्ट पनिशमेंट दी जाएगी, ये 72 का प्रोविजन है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात की जा रही है, एकांत कारावास। तो जनरली एकांत कारावास के लिए आपको ये जो पॉइंट है कि जहां पे एकांत कारावास है कि टाइम नॉट एक्सीड 1 मंथ का है, द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ। अगर 6 महीने तक की सजा है तो 1 महीने तक का एकांत कारावास हो सकता है। ठीक है, अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स इफ द इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 6 मंथ ऑफ द शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। अगर 1 साल तक का है तो उसके लिए आपको 2 महीने तक का कारावास दिया जा सकता है, और अगर 1 साल से ज्यादा की सजा है तो 3 महीने तक का कारावास दिया जा सकता है। ठीक है, टोटल 3 महीने का कारावास दिया जा सकता है। 73 सोलिटरी कन्फाइनमेंट। तो क्या याद रखना है आपको, 6 महीने में 1 साल में 2 और 1 साल से ज्यादा के लिए टोटल 3 महीने। तो टोटल 3 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकता है। अब लिमिट कितनी है कि बोला एक बार में बंदा अकेला कितने दिन का, लगातार 3 महीने अकेला रहेगा, लगातार 1 महीना अकेला रहेगा, ये उस लिमिट की बात कर रहा है 75। इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस फॉर a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed 14 days at a time। एक बार में 14 दिन, with intervals between the periods of solitary confinement are not less duration than such period, and when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in 1 month of the whole imprisonment awarded। Okay, with intervals between the periods of solitary confinement of not less than duration than such period। ओके तो अब इसमें कहा गया एक बार में कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम नो केस शैल इन नो केस एक्सीड 14 डेज। तो किसी भी मामले में एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन उसके बीच में भी आपको इंटरवल्स देने होंगे। ठीक है ना, इट इज व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड, और जहां पे जो इम्प्रिजनमेंट दिया गया है वो 3 महीने से ज्यादा का है। ठीक है ना, तो वो क्या होगा, 7 दिन से ज्यादा का नहीं होगा। एक बार में 7 दिन से ज्यादा आपको सॉलिटरी नहीं रखा जा सकता, आपको एकांत में नहीं रखा जा सकता। ओके, दिस इज द थिंग। 74 75 बात कर रहा है कि कुछ मामलों में आपको सिर्फ अभी चैप्टर्स याद है 12 और 17। 75 किसकी बात कर रहा है, सेक्शन 75 इज टॉकिंग अबाउट 2 चैप्टर्स, सेक्शन चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 17। तो एनहांस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, तो 12 और 17 में एनहांस पनिशमेंट की बात की गई है, वो हम 12 और 17 के साथ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डेथ पेनल्टी। यहाँ पे जैसे हमने 53 में देखा ना, डेथ पेनल्टी दी जाती है, तो कौन कौन से मामले में, तो डेथ पेनल्टी का की जो वैलिडिटी है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।